हेलो एवरीवन। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की, तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। क्लासिकल कौन थे, क्या थे, क्या प्रॉब्लम था, कैसे वो क्या बात करते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कैसे केन्स आए और कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि क्लासिकल का जितना भी सारा मॉडल्स है या जो भी है उसको 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो के बाद अगर बताते हो हमको कि नहीं ठीक है सब कुछ स्पीड वगैरह, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में ही कंप्लीट कर दें। ठीक है, लेकिन अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो हम लोग 4 लेक्चर लेंगे इसके ऊपर। एक चीज जो हम सबसे पहले आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहना चाहेंगे वो ये है कि आप लोग को शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे मैं क्या मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इकोनॉमिक्स में आपको सब कुछ आता है। ठीक है, चाहे आप इकोनॉमिक्स पहले पढ़े हो चाहे आप नहीं पढ़े हो, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको बहुत प्रैक्टिकली हम लोग लेकर के चलते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि कुछ चीजों के बारे में आप नहीं जानते हो, क्योंकि वो फर्म्स के बारे में बात होती है या फैक्ट्री के बारे में बात होती है, तो आप नहीं जानते हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है ना कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। टेक्निकल चीजें नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों अब के बारे में आप जानते हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, ये मान के चलिए कि एक आउटपुट है, आउटपुट है शॉर्ट रन में आउटपुट है, इसलिए वाई डैश वाई डॉट है। वाई डॉट का मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में आउटपुट चेंज हो रहा है। आउटपुट का वाई का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम होता है। ठीक है, तो आउटपुट का मतलब है कि जो पूरे कंट्री का जो आउटपुट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड के साथ जो चेंज हो रहा है उसको। और यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड ले लें तो मान के चलिए कि थोड़ा यहाँ चेंज हुआ, फिर थोड़ा ऐसे चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, ऐसे करके मान के चलिए ये आउटपुट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बिजनेस साइकिल का ग्राफ है ये। ठीक है, ये बिजनेस साइकिल का ग्राफ है। ये यहाँ पे पीक पे है, यहाँ पे नीचे जा चुका है, यहाँ फिर थोड़ा पीक पे पहुंचा है, फिर नीचे जा चुका है, फिर पीक, फिर नीचे। ठीक है, फिर पीक, फिर पीक, फिर नीचे, नीचे पीक। बिजनेस साइकिल है ये। इकोनॉमी कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे जाती है। ठीक है, तो देखते ही हो आप लोग हमेशा कि जो चीजें हैं, जो मतलब इकोनॉमी है, उसमें ऊपर नीचे वाला बात होता रहता है। अब आप जानिए कि जो ये नीचे का पोर्शन है इसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। मतलब इकोनॉमी एकदम डिप्रेस्ड हो चुकी है, वो बिल्कुल बुरी तरह से मतलब बुरी स्थिति में जा चुका है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है। वैसे भी देखिए, कोई इंसान अगर कम खुश है या उससे कम खुश है या खुश है या उससे कम खुश है तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर एकदम बिल्कुल से नीचे लेवल पे चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये डिप्रेशन में चला जा चुका है। तो उसी तरह जब ये इकोनॉमी का सबसे ऊपर वाला पीक वाला पार्ट है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बूम। अगर इस सिचुएशन में इकोनॉमी आ जाए ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो दिन में कम से कम 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और लोगों को बताएगी कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ आप लोग थोड़ा बहुत सब जानते हो कि अगर इकोनॉमी नेशनल इनकम का क्या स्थिति है, या नेशनल इनकम अच्छा होगा तो कैसा होगा, क्या होगा नहीं होगा। जो भी आप पेपर पढ़ते हो, जो करते हो, महंगाई के बारे में पढ़ते हो, बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हो, तो वो सारा चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिन रात आप लोग सुनते रहते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप लोग एज अ सब्जेक्ट, एज अ थ्योरी बहुत टिपिकल तरीके से ट्रीट करना चाहोगे तो हो सकता है कि ये बोरिंग हो जाए, लेकिन इसको अगर आप लोग एंजॉय करो, इसको अगर कहानी की तरह एंजॉय करो, तो ये एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट होकर के आप लोग के सामने आ सकता है। बस दुख की बात यह है कि बीपीएससी इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक है, तो
बस यही है, वरना मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला था। ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वही पोर्शन है जिसको गरिया करके और केन्स अपना नया नया 1929 के बाद जो 1929 में जो डिप्रेशन आया था उसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं और बहुत बुरी तरह से क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स को गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज का मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। आप लोग मेरे इनफॉर्मल लैंग्वेज को ज्यादा सीरियसली मत लेना। और वो एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और यहां से शुरू होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत भयंकर सा उद्भव होता है। बिल्कुल मतलब एकदम सब कुछ बदल के रह जाता है, एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया एकदम। द बुक का नाम क्या था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब बिल्कुल से एकदम वक्त बदल देता है, एकदम जज्बात बदल देता है। ठीक है, तो ये क्लासिकल इकोन मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही क्रिटिसाइज करके और केन्स इसको लिखते हैं और केन्स इसकी बात करते हैं और नया थ्योरी देते हैं। क्या देते हैं, क्या होता है, क्या बात करते हैं, वही हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे पूरा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्लासिकल जो थे वो क्या कहते थे, उनका क्या मानना था, जिसको क्रिटिसाइज करके और केन्स जो है वो नया थ्योरी लेकर आते हैं। ये हम आखिर क्यों पढ़ रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी? तो सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंस यहां से समझिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 42वां बीपीएससी में, द फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसका जो फीचर्स है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का एक सिचुएशन नॉर्मल फीचर है। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। उसके बाद फिर जा करके 56 से 59 में एक क्वेश्चन पूछा गया, आउटलाइन द पोस्टुलेट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी टू विच केन्स इज ऑब्जेक्टिंग। केन्स जिस थ्योरी को ऑब्जेक्ट कर रहे थे वो थ्योरी क्या थी? ठीक है, तो यही चीज जो है वो बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछती भी है और आपको जानना जरूरी भी है। अगर आप नए भोजपुरी गाने सुन रहे हो या नए हिंदी गाने सुन रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है वो क्लासिकल चीजों को नहीं सुनते होगे, या बिना क्लासिकल चीजों को सुने नई चीजें नहीं बनाई जा सकती थी, या बिना क्लासिकल म्यूजिक को सीखे नए गानों को अच्छे तरीके से नहीं गाया जा सकता। तो यही सारा चीज है जिसमें हमें क्लासिकल चीजों को थोड़ा बहुत जानने का जरूरत है। तो हम क्लासिकल थ्योरी के बारे में जानते हैं कि क्लासिकल थ्योरी क्या था। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। क्लासिकल केन्स अब यही चलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम कहानी की तरह इसको समझिएगा और अपने आप को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, बहुत दुख की बात है कि बीपीएससी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती, इसलिए इस पर हम लोग ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। क्लासिकल, इनको क्रिटिसाइज करके और केन्स की उत्पत्ति होती है। केन्सियन थ्योरी आता है जिसको केन्सियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज के खिलाफ ही ना कोई रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वो केन्सियन रिवॉल्यूशन किस चीज के खिलाफ था? तो वो क्लासिकल स्कूल के खिलाफ था। देखिए स्कूल का मतलब क्या है कि एक टाइप की सोच रखने वाले लोग। ठीक है, तो सिर्फ क्लासिकल और केंसियन ही नहीं है, क्लासिकल को क्रिटिसाइज करते हैं केंसियन, जो अर्ली केंसियन थे वो अभी बात करेंगे हम उन सब चीजों के ऊपर। फिर मॉनेटरिस्ट स्कूल आता है, फिर बिजनेस साइकिल स्कूल आता है, फिर न्यू क्लासिकल आता है, फिर न्यू केंसियन आता है। ठीक है, ये सारे अलग अलग थॉट ऑफ स्कूल जो है वो अलग अलग थॉट को लेकर के आते हैं और अलग अलग विचारधारा की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्लासिकल और केंसियन की बात कर रहे हैं। देखिए अगर अ, ऐसा है कि अगर आप सोचते होंगे कि क्लासिकल पूरी तरह से गलत है और केन्स पूरी तरह से सही है, या अगर आप न्यू क्लासिकल को पढ़े होंगे तो आपको लगता होगा कि केन्स गलत है थे, तो ऐसा नहीं है।
सब में कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, सब थ्योरी में कुछ ना कुछ बुराई भी है, लेकिन एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है। जैसे अगर आप अभी कोविड काल में अगर आप देखें, कोविड के सिचुएशन को अगर आप देखें तो जैसे कि हम पहले वीडियो में भी आप लोग को बता चुके हैं कि नरेगा का एग्जाम्पल जो है वो केन्सियन इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए, गवर्नमेंट आए और काम करे, ठीक है। तो जो कोविड काल में अगर आप इस चीज को देखें तो गवर्नमेंट क्या कर रही, गवर्नमेंट पैसा को इंजेक्ट कर रही है नरेगा के माध्यम से कि जो लोग माइग्रेट मतलब जो माइग्रेट करके जो गए हैं वहां पे, गांव गए हैं, जो शहर छोड़ करके जो गांव गए थे, उन लोगों को गांव में ही नरेगा के थ्रू काम मिले, ठीक है, और आउटपुट जो है वो जनरेट हो, इंडिया का नेशनल इनकम बढ़े, यहाँ तक कि लोगों को फूड ग्रेन्स भी दिया जा रहा है, मतलब गेहूं चावल भी बढ़ा करके दिया जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट केन्सियन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं कोविड काल के दौरान, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस कोविड काल के दौरान, ठीक है। तो ये क्लासिकल और केन्सियन की बात हम लोग करेंगे। देखिए क्लासिकल भी एक रेवोल्यूशन ही था, ठीक है, क्लासिकल भी एक रेवोल्यूशन ही था। ये किस चीज के खिलाफ था, तो जैसे केन्सियन क्लासिकल के खिलाफ एक रेवोल्यूशन लेकर आए, तो क्लासिकल भी एक रेवोल्यूशन ही था। किसके खिलाफ था, तो मर्केंटलिस्ट के खिलाफ था ये चीज, मर्केंटलिस्ट के खिलाफ था ये क्या है, तो आप लोग को याद होगा, याद क्या होगा, अभी पढ़ रहे होगे, आप लोग का पीटी का एग्जाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत, आप लोग बताना मुझे। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और भी बहुत सारे कंपनियां थी, अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। पहले पोर्तुगीज आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं, ये आपस में लड़ते हैं, अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं। ध्यान रहे, ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सारे कंपनीज थी। गवर्नमेंट खुद यहाँ नहीं आ रहा था, ठीक है। ये आ रहे थे, ये यहाँ पे क्यों आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इनको बिजनेस करना था, यहाँ से ज्यादा माल अपना बेच करके और यहाँ से ज्यादा चीजों को ले करके और अपना वापस जाना था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होगा कि कब क्या कैसे हो रहा था। तो उस टाइम का सिचुएशन यही था। ये मर्केंटलिस्ट विचारधारा के लोग थे। ये मर्केंटलिस्ट क्या है, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इस क्लासिकल थ्योरी में क्या देखेंगे कि क्लासिकल कहता है कि जो आउटपुट डिटर्मिनेशन है, यानी कि जो हमारा आउटपुट है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस चीज को भी हम इसके तहत पढ़ेंगे। आउटपुट डिटर्मिनेशन, अब आउटपुट कौन जनरेट करेगा, तो लेबर करेगा, ठीक है। लेबर करेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो कुछ रियल फैक्टर की बात करता है, कुछ नॉमिनल फैक्टर की बात करता है, रोल ऑफ मनी के बारे में बात करता है क्लासिकल, कि एक देश के आउटपुट को जनरेट करने में मनी का क्या रोल है, क्या है, नहीं है, ये सारा बात करता है क्लासिकल अपने मॉडल में। तो इस चीज की भी हम चर्चा करेंगे। देखिए केन्स भी इन सब की बात करता है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। लेबर, एम्प्लॉयमेंट, रियल फैक्टर, रोल ऑफ मनी, नॉमिनल फैक्टर्स, इन सब चीजों के बारे में केन्स भी बात करते हैं अपने थ्योरी में। बस बात करने का जो उनका नजरिया है, प्रूफ करने का जो उनका नजरिया है, और कहने का जो उनका नजरिया है वो अलग है, क्लासिकल का अलग था, ठीक है। तो केन्स और क्लासिकल के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या था, ये हम लोग जानते हैं, देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन यहां फिर समझते हैं। समझिए कि क्लासिकल क्या कहता है ना, कि वो लेजस फेयर की बात करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है, और कहता है कि वहां पे एक इनविजिबल हैंड काम करता है जो हर चीज को अपने आप ठीक कर देगा, ठीक है। एक इनविजिबल हैंड की बात करता है, ठीक है, एक भूताहा हाथ की बात करता है जो अपने आप पूरे मार्केट को ठीक कर देगा। अगर वहां पे इक्विलिब्रियम के पोर्शन से कुछ भी इधर उधर होता है, कुछ भी चीजें यहाँ वहां भटकती हैं,
तो उस चीज को पकड़ करके, और वो इनविजिबल हैंड, एक ऐसा अदृश्य हाथ जो दिखता नहीं है, वो उस इक्विलिब्रियम के पोर्शन, आपको पता है इक्विलिब्रियम क्या है, सप्लाई डिमांड जहां पे एक दूसरे को काटती है, तो अगर वहां सप्लाई डिमांड के बीच में कोई गड़बड़ी होता है और इक्विलिब्रियम इधर उधर होता है, तो उस चीज को वो अदृश्य हाथ जो है वो ठीक कर देगा। केन्स कहता है नहीं, वो ऐसा कोई अदृश्य हाथ नहीं होता। इस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा, गवर्नमेंट को आना होगा और गवर्नमेंट को उस चीज को ठीक करना होगा। आप लोग ज्यादा मतलब अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो इस चीज को समझिए, क्लासिकल और केन्स, मतलब फॉर्मल नहीं है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए ये एक वी शेप की वैली है, ठीक है, और यहां पे एक बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल अगर नीचे आती है, यहां आती है, हो सकता है ये यहां से यहां भी चला जाए, लेकिन ये फिर वापस यहीं आएगा, फिर यहीं 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 करते करते, और जो बॉल है, ये जो बॉल है ये यहीं पे आके रह जाएगा, ठीक है, यहीं पे आके रह जाएगा, जिसको कि क्लासिकल कहते हैं ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पोजीशन है, ठीक है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। मतलब जो भी आपके पास चीजें हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो चीजें जिनका हम प्रोडक्शन में उपयोग करते हैं, किस किस चीज का उपयोग करते हैं, तो लैंड का करते हैं, लेबर का करते हैं, कैपिटल का करते हैं, ठीक है, जमीन का करते हैं, मजदूर का करते हैं, मशीन का करते हैं, ठीक है, घर का उपयोग करते हैं। तो ये सारा चीज जो है ये कभी खाली नहीं रहेगा। अगर इन सब चीजों का, अगर ये सब चीजें खाली रह रही हैं, तो वो अदृश्य हाथ जो है वो काम करेगा और इन सब चीजों को फिर से वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में लाके खड़ा कर देगा। मतलब अगर ये बॉल कहीं भी इधर उधर भटकती है तो वो अदृश्य हाथ जो है वो ये बॉल आकर के वापस यहीं रुकेगी, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। केन्स कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है आपका वी शेप वाली, ठीक है, और यहां पे एक बड़ा सा बैरियर है, बॉल यहां से ऐसे आया, यहां से फिर गवर्नमेंट को किक ऑफ करना होगा, यहां फिर किक ऑफ करना होगा, यहां फिर किक ऑफ करना होगा, फिर ये बॉल जो है वो यहां आकर के और फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से भटकता है सिचुएशन, तो वहां पे गवर्नमेंट को आकर के और किक ऑफ करना होगा, इंटरवीन करना होगा, गवर्नमेंट का रोल होगा, और वो गवर्नमेंट आएगा और वो गवर्नमेंट जो है वो उस चीज को आकर के ठीक करेगा, और गवर्नमेंट को आना चाहिए। नरेगा में क्या हो रहा है, यही चीज होता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट को आना पड़ा, जबरदस्ती मिट्टी खोदने के लिए भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो नरेगा सबसे बेस्ट एग्जांपल है केन्सियन थ्योरी का, ठीक है। तो आप क्लासिकल और केन्स के बीच का जो सबसे मेजर डिफरेंस है उस चीज को समझ गए कि क्लासिकल क्या कहता था और केन्स क्या कहता था। क्लासिकल कहता था कि एक अदृश्य हाथ, एक दैवीय हाथ, एक चमत्कारिक हाथ है जो मार्केट में अपने आप काम करता है। मार्केट को आप फ्री छोड़ दीजिए, मार्केट को आप फ्री छोड़ दीजिए, बस इतना इंश्योर कीजिए कि मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट हो। परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट क्या होता है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझेंगे, ठीक है। मार्केट को आप फ्री छोड़ दीजिए, एक अदृश्य हाथ वहां पे काम करता है जो सारी चीजों को फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा, ठीक है। अब ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कौन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कौन, कौन थे? देखिए केन्स कहते थे कि व्हाट इज रिटन बिफोर 1936 इज क्लासिकल थ्योरीज। जो भी 1936 के पहले लिखा गया है वो सारे थ्योरी जो हैं वो क्लासिकल थ्योरीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअली में मेजर करना चाहें ना तो इसको आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल पीरियड, ठीक है, और एक पीरियड है जिसको हम लोग कहते हैं नियो क्लासिकल पीरियड, नियो क्लासिकल पीरियड। ये ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो क्लासिकल चीजों को हाथ में लेकर के तो काम कर रहे थे, लेकिन उनकी विचारधारा प्योर क्लासिकल नहीं था, वो थोड़ा अलग थे।
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का वो ग्रुप था जो एडम स्मिथ के विचारधारा को मानते थे, ठीक है। और नियो क्लासिकल था जो थोड़ा अलग सोचता था। तो क्लासिकल में अगर आप बात करें तो उसमें से कौन कौन आ सकते हैं, तो एडम स्मिथ आ सकते हैं, ठीक है, रिकार्डो आ सकते हैं, उसके बाद जेएस मिल आ सकते हैं। ये सारे थे, ये एकदम प्योर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। और नियो क्लासिकल में सबसे पहला नाम आएगा अल्फ्रेड मार्शल का। हम लोग इनको पढ़ चुके हैं कंज्यूमर थ्योरी में, है ना। फिर एशी पीकू का, ये सब नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन केन्स का कहना था कि ये जो पीरियड है, जैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करें तो इनका 1776 में बुक आता है, या नियो क्लासिकल की बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल 1920 में अपना किताब लेकर के आते हैं। तो ये जो पीरियड था, केन्स का मानना था कि इनका जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी था ये एक समान था, होमोजेनस था, एकदम बिल्कुल एक समान था, सबका विचारधारा सब एक जैसा था। इसलिए ये एक पूरे 1936 के पहले जितने भी अर्थशास्त्री थे, जितने भी मतलब थ्योरीज आया है, सारा थ्योरी जो था वो क्लासिकल था। केन्स का यही मानना था, ठीक है। अब एक और चीज है जिसको आप लोग ध्यान से, ये देखिए बहुत बेसिक क्लास है, इस चीज को अगर आप लोग समझ लेंगे तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जो अर्ली केन्सियन थे, केन्सियन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इकोनॉमिस्ट जो केन्स की विचारधारा को ही मानते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी के ऊपर वो काम कर रहे थे, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, लेकिन पूरा विचारधारा उनका केन्सियन विचारधारा ही था। तो जो अर्ली केन्सियन इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि मान के चलिए कि 1930 के आसपास में या 1940 के आसपास में, हो सकता है 1950 के आसपास के भी जो इकोनॉमिस्ट थे वो ना क्लासिकल थ्योरी को पूरी तरह से बकवास मानते थे। उनका मानना था कि जो क्लासिकल थ्योरी था, वो थ्योरी है, वो अब फाड़ के फेंक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनको उठाइए, निकालिए, फाड़िए, फेंक दीजिए। जो अर्लियर मतलब केन्सियन थे, इनका एकदम क्लासिकल के प्रति इनका बिहेवियर बहुत खराब था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में बहुत सारे थ्योरीज आते हैं, जैसे अभी हम लोग स्कूल की बात किए कि मॉनिटरिस्ट स्कूल आता है या बिजनेस साइकिल स्कूल आता है, ठीक है, रैशनल एक्सपेक्टेशन आता है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन आता है। तो ये लोग बात करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, कुछ मायने में क्लासिकल थ्योरी जो था ना, वो केन्स के थ्योरी से कुछ मायने में बेहतर था, ठीक है। और फिर जो मॉडर्न केन्सियन इकोनॉमिस्ट जो थे हैं, वो लोग ये मानते हैं कि जो हमारे बहुत सारे मॉडल्स हैं, वो बहुत बहुत हद तक, या उसके कुछ पार्ट जो हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के क्लासिकल थ्योरी से बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर्ड हैं, या उनकी मदद को लेकर के मतलब हम जो है वो बनाए हैं अपने थ्योरी को। तो ये इकोनॉमिस्ट के बीच में झगड़ा लड़ाई चलता रहता है, ठीक है। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे ये तो आप समझ गए, क्लासिकल थ्योरी क्या था इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, क्लासिकल थ्योरी क्या मानता था कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ an output at any time was a point of full employment। जो आउटपुट है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो हमेशा कहाँ रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको फिर एक बार समझाते हैं हम, कि जो मान के चलिए कि आप 18 घंटा पढ़ सकते हैं, आप बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं, आप अफसर बनने वाले हैं, तो आप 18 घंटा पढ़ सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी है। तो आप इफेक्टिवली 18 घंटा पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ रहे हैं, ये हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब। कि आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं। इफेक्टिवली पढ़ने का मतलब क्या हुआ, कि होता क्या है कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा सोचते हैं और 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं, ये 2 घंटा पढ़ना हुआ। लेकिन अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं और दोनों ही घंटे में सीख रहे हैं और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसको इफेक्टिवली कह सकते हैं, मतलब जिससे कुछ रिजल्ट मिल रहा हो आपको। तो आप इफेक्टिवली 18 घंटा पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, हमेशा पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि आप पूरे फुल पोटेंशियल पे अपने काम कर रहे हो। इसका मतलब आप फुल एम्प्लॉयड हो, ठीक है। मतलब अगर एक मशीन 1 घंटे में 100 कलम बना रही है, तो वो रोज 100 कलम बना रही है, हमेशा 100 कलम बना रही है, ये वो फुल एम्प्लॉयमेंट की उसकी सिचुएशन है, ठीक है। केन्स क्लासिकल यही चीज मानते थे, ठीक है।
और कहते थे कि आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से नहीं हिलोगे, और अगर हिलोगे तो वो अदृश्य हाथ आएगा, चार झाप आपको लगाएगा, दो थप्पड़ इस गाल पे, दो थप्पड़ उस गाल पे, ठीक है, और फिर आप जो है वो अपने औकात में आएंगे और वापस से आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि ये क्लासिकल थ्योरी थी। हम लोग अभी क्लासिकल थ्योरी को, उसके मॉडल को समझेंगे। जैसे उसके मॉडल की हम बात करें तो वो अगर कहता है कि वाई स्टार यानी कि जो आउटपुट है वो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इस चीज फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आउटपुट को लाने के लिए, मतलब फुल पोटेंशियल स्थिति में लाने के लिए आउटपुट को, आउटपुट का मतलब क्या है आप जानते हैं, ठीक है, वो एन स्टार क्या होगा, एन स्टार का मतलब वो लेबर कितने होंगे, ठीक है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में लाएंगे। इसको कैसे, लेबर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, या एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, या हम जो वेज है, मजदूरी है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, या हम इंटरेस्ट रेट को कैसे मतलब डिटरमाइन करेंगे, आर को, ठीक है, या हम जो प्राइस लेवल होगा इसके लिए उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे इस सिचुएशन में इकोनॉमी को लाने के लिए। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी इन सब चीजों के डिटरमिनेशन के ऊपर बात करता है, इन सब के डिटरमिनेशन के ऊपर काम करता है, उसको हम क्लासिकल मॉडल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्लासिकल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम अभी समझ चुके हैं कि क्लासिकल और केन्स के बीच में झगड़ा क्या था, हम ये समझ चुके हैं कि क्लासिकल रिवोल्यूशन हुआ कैसे, तो वो मर्केंटलिस्ट के खिलाफ हुआ। हम ये समझ चुके हैं कि मर्केंटलिस्ट थे कौन, नहीं समझे, समझेंगे आगे। हम ये समझ चुके हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किसको कह सकते हैं, हम ये समझ चुके हैं कि क्लासिकल थ्योरी एक्चुअली में बात किस चीज के ऊपर करती थी। हम क्लासिकल मॉडल्स को देखेंगे। हम मर्केंटलिस्ट को समझते हैं सबसे पहले कि ये क्या है। तो द क्लासिकल रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन हमेशा किसी के अगेंस्ट होता है। ये किसके अगेंस्ट था, तो ये मर्केंटलिस्ट के अगेंस्ट था। ये मर्केंटलिस्ट कौन थे और इनकी विचारधारा क्या थी। देखिए, मर्केंटलिस्ट के दो विचारधाराएं थी, ठीक है। इनका मानना था कि मतलब ये 16th और 17th सेंचुरी के आसपास बहुत ज्यादा मतलब ऊपर आ चुके थे, और इनका मानना था कि राष्ट्र को बनाओ, राष्ट्र को बनाओ। तो राष्ट्र को कैसे बनाया जा सकता है, कंट्री के वेल्थ को कैसे, कंट्री के पावर को, कंट्री के ताकत को कैसे माना जा सकता है, तो इस चीज के बारे में मर्केंटलिस्ट का एक विचारधारा था। वो ये मानते थे कि किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन, किसी भी देश का पावर अगर आपको जानना हो तो वो उसके प्रीशियस मेटल के स्टॉक को देख करके आप जान सकते हो कि उस कंट्री के पास, प्रीशियस मेटल का मतलब उस टाइम गोल्ड के बारे में वो लोग बात करते थे, कि उस कंट्री के पास गोल्ड का भंडार, सोना का भंडार कितना बड़ा है। इस चीज के माध्यम से ही आप उस कंट्री के ताकत को जान सकते थे, ठीक है। इस विचारधारा को बुलियनिज्म कहते हैं। बुलियन का मतलब होता है गोल्ड, ठीक है। आपको याद होगा कि इंडिया में एक कॉमन करेंसी नहीं थी। सब मतलब अपने अपने राजा साहब जो थे वो अपना अपना फोटो लगा करके, अपना अपना मस्त हैंडसम वाला चित्र पैसा पे उखड़वा करके और चलाते थे। ये कब शुरू हुआ, पूरे कंट्री में एक कॉमन करेंसी कब से लागू हुआ, ये आप लोग बताएंगे। आप लोग को पीटी भी तो देना है ना, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम अगर इंडिया के अंदर एक कॉमन करेंसी नहीं थी, अगर इंडिया के अंदर एक कॉमन करेंसी हम लोग के पास नहीं था, तो वर्ल्ड ट्रेड कैसे होता होगा। वर्ल्ड ट्रेड गोल्ड पे होता था, सोना पे होता था। तो इसीलिए जिस देश के पास जितना बड़ा स्वर्ण भंडार होगा, जिस देश के पास जितना बड़ा गोल्ड स्टॉक होगा, उस देश का उतना ही बड़ा पावर, उतना ही ज्यादा पावर होगा विश्व के अंदर। ये ब्रिटेन में एक विचारधारा, ब्रिटेन कह रहे हैं, यूरोप में एक विचारधारा उत्पन्न हो चुका था उस टाइम, ठीक है। और ज्यादा गोल्ड कैसे होगा, जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। आप जब एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है, तभी तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा गोल्ड का स्टॉक होगा।
गोल्ड का स्टॉक क्यों होगा? तभी तो होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा सामान दूसरे देश को बेचेंगे और वहां से कम सामान खरीदेंगे। तो इसी चीज की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जो गवर्नमेंट होता था, जो यूरोप के कंट्रीज के जो गवर्नमेंट थे, वो क्या करते थे कि कुछ कंपनियों को लाइसेंस देते थे कि तुम जाओ, एशिया जाओ, अमेरिका जाओ, वहां पे जाके कॉलोनी बनाओ, कॉलोनी बना करके और हमारे सामान के, हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और हमें ज्यादा से ज्यादा गोल्ड ला करके दो। मतलब समझ में आया कि ये कॉलोनी की प्रथा इतिहास में जो आप पढ़ते हो, इसके पीछे इकोनॉमी, देखो आपको हम शुरू में ही कह चुके थे कि मतलब जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमिक्स के थ्योरी से ही चलता है। ठीक है, तो आप देखिए कि उस टाइम जो थ्योरीज था, उस टाइम जो विचारधारा था, वो विचारधारा मर्केंटलिस्ट विचारधारा था, जो ये कहता था कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मतलब गोल्ड को इकट्ठा करो, गोल्ड को इकट्ठा करने के लिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बनाइए दूसरे कंट्री में और वहां से आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए। ये उनका विचारधारा था कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड को इकट्ठा कीजिए। और इस गोल्ड को मतलब इकट्ठा करने के लिए जो उनका दूसरा बिंदु था, वो था कि कैपिटल सिस्टम जो है, यानी कि जो कंपनी सिस्टम है, यानी कि जो कंपनियां हैं, उनको डेवलप करने में गवर्नमेंट हेल्प कीजिए। इसीलिए गवर्नमेंट खुद किसी कंट्री में जाकर के अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करती थी, वो कंपनी के माध्यम से जाती थी और कंपनी के माध्यम से वहां जाकर के और अपने देश के एक्सपोर्ट को प्रमोट करता था। समझ गए इस चीज के पीछे इकोनॉमिक्स की विचारधारा क्या थी, क्यों हमारा भारत का स्थिति ये हुआ, इसके पीछे मर्केंटलिस्ट विचारधारा था। इस चीज को समझ गए आप लोग? ठीक है। और इसी चीज के कॉन्ट्रास्ट में क्लासिकल थ्योरी आता है। मर्केंटलिस्ट के खिलाफ ही क्लासिकल रेवोल्यूशन होता है। मर्केंटलिस्ट का विचारधारा क्या था कि पहला, जिसके पास जितना गोल्ड स्टॉक होगा वो उतना पावरफुल कंट्री होगा, और इस चीज को प्रमोट करने के लिए, कैपिटल सिस्टम को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को कैपिटल सिस्टम, कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनियों की मदद करनी चाहिए। ये दो विचारधारा थी मर्केंटलिस्ट जो थे। और इन्हीं के खिलाफ क्लासिकल थ्योरी आता है, और क्लासिकल थ्योरी आके कहता है कि बट्टा, बेटा, बच्चा, बाबू, ये जो गोल्ड है, ये जो मनी है, ये सब मोह माया है। ठीक है, ये सब मोह माया है। ये क्या है? तो ये नॉमिनल फैक्टर्स है। एक्चुअली में ये नॉमिनल फैक्टर्स हैं, ये आउटपुट डिटरमिनेशन करते ही नहीं है, ये कंट्री के आउटपुट को डिटरमाइन करते ही नहीं है, ये बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्यों तुम पैसे के पीछे पड़े हो, क्यों पैसे पैसे करते हो, क्यों पैसे के पीछे ही मरते हो? ठीक है, पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये एक नॉमिनल फैक्टर है, ये आपके आउटपुट डिटरमिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता। मनी क्या है? तो मनी सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यूपी बनारस में यम ही बोला जाता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यन यम यूपी में यही बोला जाता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सिर्फ जो व्यापार है ना, उसका एक माध्यम है। उनका क्या कहना था मर्केंटलिस्ट का कि मनी की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उनका अपना एक फेस वैल्यू है। पैसे का जैसे सिक्का है ना, तो सिक्का का अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब सोना का सिक्का चलता था तो वो सिक्का अगर कोई लेने से मना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हमें आपके मना करने से डर नहीं लगता, हमें डर इस बात का लगता है कि हमें ये सुंदर सा सोना का सिक्का पिघला के और फिर सोना बना के बेचना पड़ेगा। उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन क्लासिकल कहते हैं कि नहीं, सिक्के का कोई, या जो आपका मनी है उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, आउटपुट को डिटरमाइन कौन करता है? तो रियल फैक्टर्स करते हैं, रियल फैक्टर्स करते हैं, नॉमिनल फैक्टर्स नहीं, रियल फैक्टर्स करते हैं। हम लोग रियल और नॉमिनल का कंसेप्ट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व जब पढ़ रहे थे तो याद होगा ना। वो रियल फैक्टर्स क्या है? तो कंट्री के पास कैपिटल कितना है, मशीन कितना है, ठीक है,
कंट्री के पास लेबर कितने हैं, उसमें भी स्किल्ड लेबर कितने हैं, कंट्री के पास टेक्नोलॉजी कितनी है, कंट्री कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। ठीक है, इन ये सब चीज है जो कंट्री के जीडीपी को, ये सब वो चीज है जो कंट्री के आउटपुट को डिटरमाइन करती है साहब। कंट्री को पैसा डिटरमाइन नहीं करता। ठीक है, क्लासिकल कहते हैं कि किन सब चीजों के चक्कर में पड़े हो साहब, इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो। और दूसरा क्या था उनका विचारधारा, दूसरा उनका विचारधारा था मर्केंटलिस्ट का कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने दो और गवर्नमेंट को कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉर्मेशन करने में हेल्प करनी चाहिए। क्लासिकल कहते हैं ऐसा जरूरत ही नहीं है, लेजिस्लेटिव पॉलिसी होनी चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरवीन नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को आना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग रन में वो कहते थे कि गवर्नमेंट को आने की जरूरत नहीं है, फ्री मार्केट होनी चाहिए। और वो जिस चीज लॉन्ग रन की जिस चीज की बात करते थे उसी चीज को वो शॉर्ट रन में भी कहते थे कि अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं था यार इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को। ये कहते थे कि नहीं, आप पे हमें ट्रस्ट नहीं है, हमें इंडिविजुअल्स को मार्केट के भरोसे छोड़ देनी चाहिए कंट्री को। ठीक है, ये लॉन्ग रन में भी और ये शॉर्ट रन में भी। केन्स कहते हैं कि देखो सब ठीक है, तुम्हारा बात हम कुछ मानेंगे, लेकिन जो लॉन्ग रन है ना उसमें नॉमिनल फैक्टर्स भी काम करते हैं। मतलब जो ये पैसा है ना, लॉन्ग रन में इसका भी प्रभाव पड़ता है कंट्री के ग्रोथ पे, कंट्री के आउटपुट पे। यहां पे सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अभी हम केन्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या हम देखें क्लासिकल का क्या क्या कहना था, कि क्लासिकल का कहना था कि सबसे पहले गवर्नमेंट को बोलो घर बैठो, मनी की क्या औकात है, तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और फ्री मार्केट। ठीक है, ये क्या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था। ठीक है, मर्केंटलिस्ट और कुछ कहते थे, क्या कहते थे, तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जितनी भी कमोडिटी यहां पे बन रही है, हम आपके देश में जो भी वस्तुएं बन रहा है उस चीज को बेचने के लिए मार्केट एग्जिस्ट करे। ठीक है, मार्केट उस चीज को बेचने के लिए एग्जिस्ट करे। हो सकता है कि कुछ ऐसे कमोडिटी हमारा देश बना रहा हो जिस चीज को बेचने के लिए, जिस चीज के लिए हमारे पास मार्केट ही नहीं हो। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है जिनको हम अपने देश में नहीं बेच सकते, उसको बेचने के लिए हमें किसी और देश में जाना पड़ता है। तो मर्केंटलिस्ट का कहना था कि गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करे, जैसे अच्छा एजुकेशन हो, तो अच्छा एजुकेशन हमें यहाँ नहीं मिलता, उसके लिए हमें दूसरे जगह पे जाना पड़ता है, तो हमें वो मार्केट, या फिर अच्छे लोग जो यहाँ पे पढ़ लिख जाते हैं उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, वो विदेश जाकर के काम करते हैं, तो उनके लिए मार्केट हो। हम और भी कुछ आप लोगों को एग्जांपल देना चाहते थे लेकिन हम दे नहीं सकते। ठीक है, तो कि लेकिन यही है कि कुछ ऐसे चीजों का प्रोडक्शन हमारा देश करता है जो हम अपने देश में नहीं बेच सकते और उसके लिए हमें दूसरा देश जाना पड़ता है। ठीक है, तो मर्केंटलिस्ट का कहना था कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि आपके यहाँ जो कमोडिटी बनाई जा रही है उसको बेचने के लिए जो मार्केट है वो एग्जिस्ट करे। मतलब ये कि जितना आप प्रोडक्शन को इनकरेज कर रहे हैं, जितना आप सामान वस्तु को बनाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, उतना ही आप कंजम्पशन को भी इनकरेज कीजिए, उतना ही आप इन उपभोग को भी क्या बोलते हैं इनकरेज कीजिए। ये मर्केंटलिस्ट का कहना था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस चीज को भी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि बच्चा कंजम्पशन को इनकरेज करने की जरूरत नहीं है। और यही जो वो कहते हैं कि कंजम्पशन को इनकरेज करने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को मतलब यही वो थ्योरी थी जिसको जो कहता है कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। मार्केट में आप सामान को लाके छोड़ दो, वो अपना मांग खुद ब खुद बना लेगी। मतलब कि आप जैसे मॉल जाते हो, मॉल में अगर आपको शर्ट लाके टांग दिया गया, वो आपसे पूछ के तो शर्ट लाके नहीं लटकाता, वहां पे शर्ट ला करके लटका दिया गया, सप्लाई कर दिया गया, वो अपना डिमांड खुद क्रिएट करती है। आप जाते हो, आपको शर्ट पसंद आता है, आप खरीद के ले आते हो। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी काम करता है और केन्सियन इकोनॉमिक्स भी काम करता है रियल वर्ल्ड में, एक दूसरे को क्रिटिसाइज जितना भी कर ले। ठीक है, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि जो पूर्ति है वो अपना मांग खुद ब खुद, ठीक है, खुद ब खुद तैयार कर लेती है। कि क्लासिकल ये कह रहे हैं कि आपको सब कुछ बनाने की जरूरत है ही नहीं सरकार, आपको सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपका कंट्री एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, आप कोई चीज बना रहे हैं, उस चीज को सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, आपको ज्यादा पैसा लग रहा है, ज्यादा लेबर को आप उसमें लगा के रखे हुए हो, तो आप उसको मत प्रोड्यूस करो, वो आप किसी दूसरे देश से मंगा लो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरी में सबसे पहले पार्ट को हम यही पढ़ेंगे। एडम स्मिथ की जो ट्रेड थ्योरी है वो यही कहता है कि जो चीज आपकी कंट्री एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, उसको आप दूसरे देश से मंगा लीजिए सर, ठीक है। और क्या कहता है कि आप जो बनाओगे लोग अपने आप उसको कंज्यूम करेंगे। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। और ये सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड जो है वो आकर के फेल होता है कब? जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, महामंदी, भयंकर मंदी आता है, लोग बेरोजगार होने लगते हैं। अब लोग हो रहे हैं बेरोजगार, ठीक है। एक वैश्य साइकिल देखते हैं यहां पे, लोग हो रहे हैं अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों का इनकम घट रहा है, खत्म हो रहा है, इनकम है ही नहीं लोगों के पास। इनकम नहीं है लोगों के पास तो लोग डिमांड कहां से करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे, मार्केट में सप्लाई किए जा रहा है, क्योंकि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ठीक है। सप्लाई जो है वो अब एक्सेस हो चुका है, एकदम भर चुका है। अब एक्सेस सप्लाई हो चुका है, ये बिक ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहा है, तो कंपनी क्या करेगी? लोगों को फायर करेगी, अपने यहां से लोगों को निकालेगी, क्योंकि उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना है। अब सप्लाई, एक्सेस सप्लाई के कारण कंपनियां जो है वो लोगों को निकालेगी, बाहर निकालेगी, और फिर से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर से इनकम कम होगा, और डिमांड कम होगा, एक्सेस सप्लाई बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक वैसे साइकिल में हम फंसेंगे, और ये डिप्रेशन जो है ये जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और कंट्री का सर्वनाश हो जाएगा अगर हम इस थ्योरी पे काम करते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। केन्स आकर के कहते हैं 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन होता है, तो उसके बाद केन्स इस चीज की बात करते हैं, अपना भाषण देते हैं, लंबा चौड़ा बात करते हैं, और आकर के कहानी को खत्म करते हैं, क्लासिकल की कहानी को, ठीक है। अब यहां आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्लासिकल थे वो सप्लाई साइड की बात करते थे। आप अभी देखे होंगे सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमांड, डिमांड साइड पे ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं उन लोगों ने, ठीक है। डिमांड साइड पे ज्यादा ध्यान उन्होंने दिया नहीं, वो सिर्फ सप्लाई 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 के ऊपर सारा डिस्कशन करते थे, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उन फैक्टर को एकदम लिटिल अटेंशन देते थे जो ओवरऑल डिमांड फॉर द कमोडिटी को डिटरमाइन करता था। जो उस वस्तु के लिए जो डिमांड था, ओवरऑल डिमांड था, उसको डिटरमाइन जो करता था, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बहुत कम ध्यान देते थे, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उनसे जो वस्तुएं आ रही है उनका जो डिमांड हो, टोटल डिमांड जो हो, कुल डिमांड जो हो, समेशन ऑफ ऑल द डिमांड्स, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर से हो, चाहे वो बिजनेस के साइड से हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फॉरेन परचेज हो, ठीक है। तो यही चीज जो है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। यहां पे अगर आप इस सिचुएशन में देखें, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस इनकम, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड को अगर हम ध्यान में रखें, तो आप अभी फिर कोविड सिचुएशन को ध्यान में रख करके इस चीज की बात कीजिए। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख करके अगर आप बात करते हैं, सोचते हैं, तो देखिए लोगों के पास पैसा नहीं है, वो डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो डिमांड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो मांग नहीं कर रहे हैं, तो वस्तु, अगर एक्सेस वस्तु आएगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम क्लासिकल के सारे बातों को सम अप करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड
एम्प्लॉयमेंट, अगर हम हिंदी में हम इन सब चीजों को नहीं लिखे, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, ठीक है। आउटपुट का मतलब आपको पता है उत्पाद होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको पता है कि रोजगार होता है। इन सब चीजों को कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल क्या कहते हैं कि इन सब को डिटरमाइन कौन करता है, तो इन सब को डिटरमाइन करता है रियल फैक्टर्स। इन सब को डिटरमाइन कौन करता है, रियल फैक्टर्स, ना कि नॉमिनल फैक्टर। नॉमिनल फैक्टर यानी जैसे कि मनी, तो मनी क्या है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये बात करता है क्लासिकल पहला कि रियल फैक्टर्स जो हैं वो डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट करते हैं, नॉमिनल फैक्टर्स सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और कुछ भी नहीं है, इसका और कोई औकात नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो वो बात करते हैं, वो दूसरा बात वो क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी की बात करते हैं ऑफ द इकोनॉमी। और क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को आने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को घर में रहने कहिए, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि मार्केट जो है वो अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर लेगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मार्केट का अपना उतना औकात है कि मार्केट ये काम कर सकता है। क्लासिकल यही चीज की बात करते हैं। अब इन सारे भाषण, इन सारे बकवास, इन सारे जो चीजें हैं जो क्लासिकल करके चले गए, इन सबको सपोर्ट करने के लिए क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट जो थे वो कुछ मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल्स क्या होता है आपको पता है ना, मॉडल्स होता है जो हम थ्योरीज देते हैं प्रैक्टिकल चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्लासिकल थ्योरी का जो इतना सारा भाषण था, ये सारा बकवास जो था, इन सब चीजों को प्रूफ करने के लिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कुछ मॉडल्स देते हैं, कुछ चीजों को कंसीडर करते हैं और इन सारे अपने सारी बातों को वो प्रूफ करते हैं। और इसी प्रूफ को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहां हम एकदम सिर्फ कहानी आपको पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझाए, अब हम थोड़ा कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में बात करेंगे, वो भी हम कहानी के रूप में ही बात करेंगे। बस आप ये इस वीडियो के बारे में बताना कि ये चीज अगर आपको ठीक लगा हो तो हम अगले वीडियो में पूरा का पूरा मॉडल कंप्लीट कर देंगे जो क्लासिकल का था। उसके बाद हम मनी डिमांड के बारे में बात कर लेंगे, मनी डिमांड मनी सप्लाई के बारे में बात कर लेंगे, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो हम निपटा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अच्छे से रहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सबसे आसान सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स में, इसको आप एंजॉय कीजिए, इसको आप कहानी की तरह ही ट्रीट कीजिए, और ज्यादा इस पे किताब विताब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है। और ज्यादा जो है वो नोट्स फोर्स भी इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला, बीपीएससी ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, नोट्स तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप जो है वो एंजॉय कीजिए इस चीज को। अब आप उस क्वेश्चन को देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, आउटलाइन द पोस्टुलेट्स ऑफ द क्लासिकल थ्योरी टू विच केन्स इज ऑब्जेक्टिंग। अब आपको पता है केन्स क्लासिकल की कौन सी थ्योरी का ऑब्जेक्शन कर रहा था, और दूसरा इस क्वेश्चन को देखिए, द फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, उस चीज का एक नॉर्मल फीचर है क्या, तो फुल एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस मॉडल्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको सिर्फ थोड़ा ये चीज को जो है वो पढ़ के और समझ के आप हमें जरूर बताइएगा कि सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कल हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पहला क्लास आप लोगों का लेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।